स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पहले पिछले वीडियो में हमने पार्ट 7 पढ़ा था। आज हम पार्ट 8 विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और पढ़ते चलिए, ठीक है ना। वयस्क मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप रीड करिए मेरे साथ साथ में। वयस्क अवस्था में आपके शरीर में लगभग 50,000 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। जीव के जीवित रहने के लिए उसकी सभी कोशिकाओं में कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे भोजन, ऑक्सीजन, जल इत्यादि की आपूर्ति सुचारू रूप से होनी चाहिए। इसलिए जीव के अंदर एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है जो सभी कोशिकाओं में आवश्यक पदार्थों की पूर्ति कर सके। जंतु और पौधे अनेक जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप व्यर्थ पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। ये व्यर्थ पदार्थ भी जीव के शरीर से बाहर निकलने अर्थात उत्सर्जित होने आवश्यक होते हैं। अगर भी ये व्यर्थ पदार्थ शरीर के बाहर नहीं निकाले गए तो जीव के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तथा यह जानेंगे कि किस प्रकार से व्यर्थ पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित किए जाते हैं। अब है पौधों में परिसंचरण। पौधे जंतुओं की तरह अधिक क्रियाशील नहीं होते, इसलिए उनकी कोशिकाओं को जल्दी से जल्दी आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति आवश्यक नहीं होती। पौधों की आकृति शाखान्वित होने के कारण इन्हें कोशिकाएं श्वसन के लिए ऑक्सीजन तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड विसरण की प्रक्रिया द्वारा सीधे वायु से ग्रहण करती है। इस प्रकार पौधे को परिसंचरण तंत्र द्वारा प्राप्त होने वाले आवश्यक पदार्थ केवल जल और खनिज लवण हैं। पौधे को पत्तियों द्वारा उत्पादित भोजन उनके दूसरे भागों जैसे जड़ और तने आदि में पहुंचाने के लिए भी परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। पौधे में 2 प्रकार के संबंध ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। हम इस कथन को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पौधे में 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। नंबर 1, जाइलम वाहिकाएं मूल रोमों से जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाती हैं जहां पर भोजन का निर्माण होता है। नंबर 2, फ्लोएम वाहिकाएं पत्तियां द्वारा निर्मित भोजन को विलयनशील अवस्था में पत्तियों से पौधों के अन्य भागों यानी जड़ तक पहुंचाती है। ये आपको प्रयोग दिया है, इसको करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जल और खनिज लवणों का परिसंचरण। ठीक है ना, जल और खनिज लवणों का परिसंचरण कैसा होता है, अब इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पौधे को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे को कुछ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। जल और खनिज लवण दोनों ही पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा मृदा में से अवशोषित होते हैं तथा पौधों के अन्य भागों जैसे तना, पत्तियों और पुष्पों में पहुँचाए जाते हैं। जल तथा उसमें घुले हुए खनिज लवण पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। आप जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं के बारे में उच्च कक्षाओं में पढ़ें, मतलब बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। जब जल में घुले हुए खनिज लवण में के विलयन से जड़ों की कोशिकाओं पर लगातार विसरण होता है, जिसके फलस्वरूप जड़ों की कोशिकाएं ऊपर की ओर धकेलने वाला बल लगाती है। इसी समय पत्तियों द्वारा होने वाले बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप एक बल उत्पन्न होता है जो जाइलम वाहिनियों में जल को ऊपर की ओर खींचता है। भोजन का परिसंचरण या स्थानांतरण। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। यह भोजन शर्करा या ग्लूकोज की अवस्था में होता है, जिसका परिसंचरण पौधों के अन्य भागों जैसे शाखाओं, तने, जड़ इत्यादि में होता है। पौधों की पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के अन्य भागों तक एक विशेष प्रकार की नलिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। इन नलिकाओं को फ्लोएम कहते हैं। ये नलिकाएं पौधे के प्रत्येक भाग में पाई जाती हैं। पौधों की पत्तियों से अन्य भागों में भोजन के परिसंचरण को स्थानांतरण कहते हैं। पौधों से जल का बाहर निकलना या वाष्पोत्सर्जन। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि मक्का का एक पौधा अपने एक उद्भव काल के
में लगभग 200 मीटर जल बाहर निकाल सकता है। याद रखिए, पौधे द्वारा बाहर निकाले गए जल की मात्रा उस पौधे द्वारा एक उद्भव काल के में ग्रहण किए गए जल की मात्रा से अलग या भिन्न होती है। पौधे अपनी आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा का अवशोषण अपनी जड़ों द्वारा करते हैं। यह अवशोषित जल प्रकाश संश्लेषण सहित अनेक प्रक्रियाओं में काम करता है। पौधे अनावश्यक जल को अपनी पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र यानी छिद्र इस प्रकार की नियंत्रित करते हैं कि यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्तियों की सहायता से अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मौसम द्वारा प्रभावित होती है। अधिक शुष्क और अधिक वायु वाले दिनों में यह प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर पोटोमीटर की सहायता से नापी जाती है। नेक्स्ट पेज पे आइए। जंतुओं में परिसंचरण। जंतुओं में परिसंचरण उसमें पाए जाने वाले तंत्र द्वारा होता है जो रक्त को पूरी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बहुत साधारण अथवा सूक्ष्म स्तर के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ऐसे जंतुओं में भोजन, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण सामान्य विसरण विधि द्वारा होता है। उच्च एवं उन्नत प्राणियों में रक्त शिराएँ पाई जाती हैं तथा रक्त इन्हीं शिराओं में बहता है। रक्त मांसपेशियों में संकुचन एवं फैलाव द्वारा तरंग रूप में अथवा छोटे छोटे रेशों की गतियों द्वारा शिराओं में बहता है। अत्यधिक उन्नत एवं विकसित जंतुओं में एक तंत्र विकसित होता है जिनमें निर्धारित अंग होते हैं, जैसे हृदय जिसका कार्य रक्त को चालित रखना है। कुछ आर्थ्रोपोड्स और मोलस प्रजातियों के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि सभी कोशिकीय, कशेरुकी तथा कुछ मोलस्कों एवं कृमि प्रजातियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कशेरुकी प्राणियों में दो प्रकार के परिसंचरण प्रणाली होती है। उदाहरण के लिए मछलियों के हृदय में हृदय की संरचना साधारण होती है जिसमें दो कोष्ठ होते हैं। ये कोष्ठ रक्त को गलफड़ों तक पहुंचाते हैं। पक्षी और स्तनधारी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यह 2 भिन्न भिन्न पंपों की भांति कार्य करते हैं। एक और की हृदय प्रकोष्ठ फेफड़ों को रक्त पहुंचाती है तथा दूसरी ओर की हृदय प्रकोष्ठ प्रणाली शरीर के विभिन्न ऊतकों तक रक्त का परिसंचरण करती है। मनुष्यों में परिसंचरण। मनुष्यों में पदार्थों का परिसंचरण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। इसके लिए मानव शरीर में एक उन्नत एवं पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र की मुख्य हृदय, रक्त नलिकाएं एवं रक्त शामिल होता है। परिसंचरण तंत्र के इन अंगों का कार्य निम्नवत होता है। रक्त नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, केश नलिकाएं, नलियाँ और शिराएँ। तो पहला है धमनियाँ। जैसे ही हृदय का निचले भाग का कोष्ठ बायां निलय आपके शरीर में रक्त का संचालन करता है, तो यह सबसे बड़ी रक्त नलिका, जिसे महाधमनी कहते हैं, से होकर गुजरता है। महाधमनी वह धमनी है जो रक्त को परिसंचरण के दौरान हृदय से बाहर ले जाती है। आगे जाकर यह कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में एक तंत्र बनाती है जिससे पूरे शरीर में रक्त पहुंचता है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। केश नलियाँ। धमनी तंत्र रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन धमनियों की दीवार बहुत मोटी और ऑक्सीजन तथा भोजन इन दीवारों से पार नहीं हो पाता है। अतः रक्त को अपना मूल कार्य भोजन एवं ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाना, इसके लिए केश नलियों में पहुंचाना होता है। केश नलियाँ महीन दीवारों वाली पतली रक्त नलिकाएं होती हैं। भोजन और ऑक्सीजन इन केश नलियों की ही सहायता से दीवार से पार होकर कोशिकाओं में पहुंचता है। शिराएँ। नंबर 3 पे शिराएँ। रक्त ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर पुनः सुर्ख लाल रंग का हो जाता है। केश नलियों से निकलकर दूसरी रक्त नलियों में पहुंच जाता है, जिन्हें शिराएँ कहते हैं। शिराएँ रक्त की कोशिकाओं के विभिन्न भागों में पुनः हृदय तक पहुंचती है। शिराओं में एक छोटा और एक ही दिशा में कार्य करने वाला वाल्व होता है। यह वाल्व शिराओं में विपरीत दिशा में बहने से रोकता है। रक्त को विपरीत दिशा में बहने से
रोकता है, अतः रक्त सदैव हृदय की ओर ही बहता है। हृदय संरचना। मानव हृदय 4 खोखले कक्षों का बना होता है। ऊपर की ओर मोटी भित्ति को पट विभाजिका कहलाती है। हृदय को इस प्रकार दाएं एवं बाएं भाग में विभाजित करती है कि प्रत्येक भाग में 2 कक्ष रहते हैं। दोनों भागों के ऊपरी कक्ष अलिंद कहलाते हैं, जबकि निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। दाएं अलिंद में 2 सबसे बड़ी शिराएं ऊर्ध्व तथा पश्चिम महाशिरा आकार मिलती हैं, जो इस कक्ष में ऑक्सीजनित रक्त लेकर आती हैं। बाएं अलिंद में 4 फुफ्फुस शिराएं आकर मिलती हैं, जो फेफड़ों में ऑक्सीजनित रक्त ले जाती हैं। दाएं निलय में फुफ्फुस धमनी निकलती है, जो ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। बाएं निलय में पृष्ठ महानिलय निकलती है, जो हृदय सहित शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है। हृदय की कार्यविधि। मानव में परिसंचरण तंत्र के लिए कार्य करने वाली शक्ति हृदय की अलिंद में भी ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है और फिर उसे दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेज देता है, जहां उसका ऑक्सीजनीकरण होता है। ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस शिराओं के हृदय के द्वारा वापस बाएं अलिंद में आ जाता है और फिर वहां से उसे बाएं निलय में जाने दिया जाता है, जहां से वह पृष्ठ महाधमनी तथा उसकी शाखाओं के द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार में तरल ऊतक ऐसे ऊतक जो एक स्थान पर रह पाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ देता है। रक्त निम्नलिखित घटकों का बना होता है। प्लाज्मा। जब आप रक्तदान करते हैं तब आपके शरीर में सिर्फ रक्त का पीला तरल भाग ही निकलता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 92% जल होता है। यह आसानी से और बहुत ही शीघ्रता से शरीर में फिर से बन जाता है। जल के अतिरिक्त प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा को पीला रंग प्रदान करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं। ये रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। एक लोहा युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन लाल रक्त नेक्स्ट पेज पे कोशिकाओं में पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन ही है जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधे रहता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है। यह व्यर्थ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाने में भी सहायक होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में 700:1 होती हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं से कुछ बड़ी होती हैं। इनका कार्य संक्रमण को रोकना तथा रोगों से लड़ना है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली किसी भी रोगाणु को घेरकर उसे नष्ट कर देती हैं। प्लेटलेट्स वास्तव में सिर्फ कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। इनमें केंद्रक अथवा रंग नहीं होता है। प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक होते हैं तथा खुले घाव से अधिक रक्त के बहने को रोकते हैं। जैसा कि कोई रक्त वाहिका कट जाती है तो प्लेटलेट्स कटे हुए भाग के चारों ओर एकत्रित होने लगती है। फिर वे एक एंजाइम निर्मुक्त करती है जो रक्त के अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके धक्का जमा देता है। रक्त समूह। सन 1900 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैंडर स्टीनर ने मानव रक्त को 4 मौलिक समूहों में विभाजित किया था, ए, बी, AB और O। प्रत्येक व्यक्ति के रक्त का एक निश्चित समूह होता है जो जीवन पर्यंत एक ही रहता है। ए समूह वाले रक्त में व्यक्तियों में ए प्रोटीन प्रत्येक लाल रक्त कोशिकाओं की बाहरी परत से जुड़ा होता है। बी समूह वाले व्यक्तियों में बी प्रोटीन होता है और AB समूह में के व्यक्तियों में दोनों ही प्रोटीन होते हैं, जबकि O समूह के व्यक्तियों में कोई भी प्रोटीन नहीं होता। अब AOB रक्त पद्धति ये दिए, आप इसको पढ़िएगा। अब आते हैं रक्त दाब पढ़ना शुरू करते हैं अपन। तो इसमें दिया है रक्त दाब की तुलना किसी
पाइप में जल के दाब से की जा सकती है। रक्त का दाब हृदय के पंप करने धड़कने के कारण उत्पन्न होता है। प्रत्येक बार जब हृदय रक्त वाहिनियों से रक्त ग्रहण करने के लिए संकुचित होता है तो रक्त दाब बढ़ जाता है। यह प्रावस्था प्रकुंचन कहलाती है। जब दो धड़कनों के बीच हृदय विश्राम करता है तो रक्त दाब कम हो जाता है। यह प्रावस्था अनुशिथिलन कहलाती है। रक्त दाब को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे स्फेरोग्रामोमेनोमीटर कहते हैं। रक्त दाब के मापन को दो संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जैसे 120 या 80 को क्रमशः प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करता है। रक्त दाब सामान्य घंटों अथवा दिनों में घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हृदय स्पंदन। हमारे रक्त को धमनियों में पंप करने के लिए हृदय क्रमिक रूप से संकुचित या विश्रामित के कारण हृदय स्पंदन होता है। आपका हृदय सामान्यतः प्रति मिनट 70 से 72 बार स्पंदित होता है यानी कि धड़कता है। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को एक यंत्र के द्वारा मापते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। आप भी अपने दाएं हाथ की मध्यमा या तर्जनी उंगली को बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखकर यह रक्त धमनी में से प्रभावित होता है हृदय स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। खेल कूद अथवा दौड़ते समय हृदय स्पंदन सामान्यतः बढ़ जाते हैं जबकि क्योंकि हृदय को शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक तेजी से रक्त को पंप करना पड़ता है। उत्सर्जन आगे है। उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं अपन। जैविक प्रक्रियाओं में कुछ व्यर्थ पदार्थों को भी निर्मित होते हैं। उदाहरण श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलती है तथा जल पाचन क्रिया के समय तरल अथवा ठोस दोनों प्रकार के व्यर्थ पदार्थ निर्मित करता है। यदि इन व्यर्थ पदार्थों को हटाया न जाए तो वे जीव में विष उत्पन्न कर देंगे। वे जीव में विष मतलब जहर को घोल देंगे। क्योंकि व्यर्थ पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। हम अक्सर कुछ पदार्थ जैसे नमक, मसाले, शक्कर आदि अधिक मात्रा में लेते हैं। शरीर में कई प्रकार के कार्य करने के लिए इन पदार्थों की अधिकता को शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सरल जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइडा आदि में व्यर्थ पदार्थों जैसे शरीर के सतह पर विसरण की प्रक्रिया द्वारा निकाल दिए जाते हैं। इसे उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते। ये प्रक्रिया दी है आपको, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। कीटों में उत्सर्जन। अधिकांश कीटों में मुख्य उत्सर्जन अंग धागे जैसी नलिकाओं के बने होते हैं जैसे मेलपीगी नलिकाएं कहते हैं जो पाचन तंत्र में पश्च आंत के अग्र सिरे से जुड़ी रहती हैं। व्यर्थ पदार्थ नलिकाओं से होकर आंत में पहुंचते हैं तथा मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पदार्थों में व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। पदार्थों में व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते। वे व्यर्थ पदार्थों को निम्न प्रकार से उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में गैसीय व्यर्थ पदार्थ वायु में पत्तियों के रंध्र तथा तनों के वातारंध्रों द्वारा निर्मुक्त होते हैं। नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के कुछ व्यर्थ पदार्थ वृक्षों की पत्तियों तथा छालों में एकत्रित हो जाते हैं। पादप पत्तियों तथा छाल को गिराकर उसमें छुटकारा पा लेते हैं। कुछ व्यर्थ पदार्थ ठोस के रूप में संचित होते हैं। रबड़ तथा रेफाइड इसके उदाहरण हैं। कुछ पदार्थों में गेंद, रेजिन, चंदन के तेल, यूकेलिप्टस के तेल आदि जैसे व्यर्थ पदार्थों का स्राव होता है। पादपों में कुछ व्यर्थ पदार्थ जैसे रबड़, रेजिन, गोंद आदि उपयोगी होते हैं जो कि रेफाइड हानिकारक होते हैं। मानवों में व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। मानव में व्यर्थ पदार्थ रक्त द्वारा दूर हो जाते हैं तथा फेफड़ों और नाक के बाहर निकल जाते हैं। त्वचा में उपस्थित
स्वेद ग्रंथियां यूरिया लवण तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती हैं। बड़ी आंत तथा उसके विस्तार कुछ व्यर्थ पदार्थों को मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यकृत अवांछनीय लाल रक्त कोशिकाओं को तथा अतिरिक्त अमीनो अम्लों को बाहर निकाल देते हैं। ये व्यर्थ पित्त रसों के साथ मिलकर ग्रहणी में जाते हैं तथा मल के साथ बाहर निकाल जाते हैं। वक्र तरल व्यर्थ पदार्थों तथा यूरिया को मूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देता है। मानवों में मूत्र तंत्र, मानवों में वक्र उत्सर्जन के मुख्य अंग हैं। मानवों में मूल तंत्र में 2 वक्र, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग होते हैं। वक्र आपके शरीर के भार का लगभग 60% जल है, जिसके आधे से भी अधिक भाग शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों के भीतर पाया जाता है। शेष जल शरीर की सभी कोशिकाओं का अवगाहन करता है। जल में लवण मिल जाते हैं। शरीर के जल में विशेष रूप से जलीय ऊतक, रक्त ऊतकों में विभिन्न लवणों की मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अत्यधिक अथवा अति अल्प लवण से परेशानी हो जाती है। अतः शरीर के जल में लवणों की सही सांद्रता को बनाए रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यह कार्य दोनों वक्रों का है, जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग है। वक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के निकट सबसे निचली पसलियों के नीचे स्थित होते हैं। प्रत्येक वक्र सेम के बीज के आकार का तथा भीतरी भाग एवं बाहरी भाग में विभाजित। बाहरी भाग में लाखों सूक्ष्मदर्शी रसायन फिल्टरकारी नलियां होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन या वक्राणु कहते हैं। फिल्टरित पदार्थ में से अधिकांश जल तथा पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित हो जाता है। पुनः अवशोषण के बाद मूत्र कहलाता है। मूत्रवाहिनी वक्र के भीतरी भाग में मूल शंक्वाकार क्षेत्र से होकर कीपाकार गुहा में पहुंचता है। यह कुछ नलिकाओं से मिली होती है, जिसे मूत्रवाहिनियां कहते हैं। यह मूत्र को मूत्राशय से निकाल ले जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मूत्राशय। मूत्राशय ऊतक का पेशीय कोश है। जब मूत्राशय भर जाता है तो वह विस्मित हो जाता है। मूत्र मार्ग अंततः मूत्राशय से निकलने निचले भाग में स्थित नली के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। मूत्र नली को मूत्र मार्ग कहते हैं। वक्र का निष्क्रिय होना या अपोहन। कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्र किसी संक्रमण या चोट लगने के कारण कार्य करना बंद कर देते हैं। वक्र के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में यूरिया में तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जल की मात्रा नियंत्रित नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उपचार न होने पर व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होती है। उपचार वक्र के निष्क्रिय होने पर उसके उत्तम तथा लंबे समय तक जीवित रहने का उपचार वक्र का स्थानांतरण निष्क्रिय वक्र को निकाल दिया जाता है तथा स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दान दिया गया सही मिलान का वक्र शल्य की चिकित्सा द्वारा निष्क्रिय वक्र के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सामान्यतः स्थानांतरण के लिए वक्र कुछ कारणों से आसानी से नहीं मिल पाते, अतः उस व्यक्ति जिसके वक्र निर्मित हो गए हैं का एक वक्र यंत्र पर विशेष विधि द्वारा उपचार किया जाता है। इस विधि को अपोहन कहते हैं। वक्र तंत्र को कृत्रिम वक्र भी कहा जाता है, जो निष्क्रिय वक्र के स्थान पर कार्य करता है। उस व्यक्ति जिसके वक्र निष्क्रिय हो गए हैं के रुधिर को वक्र तंत्र द्वारा नियमित रूप से छानकर साफ किया जाता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के रक्त को छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है अपने क्या कहलाता है? अपोहन कहलाता है। अपोहन के प्रक्रम को नीचे समझाया गया है। अपोहन या डायलिसिस की विधि निम्न प्रकार है। नंबर 1, मरीजों की भुजा की धमनी से रक्त का अपोहन यंत्र में प्रभावित किया जाता है, जो लंबी सेलुलोज की बनी होती है तथा एक टैंक जिसमें डायलिसिस का विलयन भरा होता है में कुंडलित होकर पड़ी
होती है। नंबर 2, जैसे ही मरीज का रक्त डायलिसिस विलयन में होता है वैसे ही रक्त में से अधिकांश अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आंशिक पारगामी झिल्ली द्वारा डायलिसिस विलयन में चला जाता है। नंबर 3, अब शुद्ध रक्त मरीज की भुजा की शिराओं में वापस भेज दिया जाता है। तो भैया जी चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके अभ्यास कार्य के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप एक बार और रीडिंग करिएगा, अच्छे से समझिएगा इस पार्ट को। बाय बाय, थैंक यू।